हेलो। हाँ जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज फिर हम दोबारा हाजिर हैं अपने थर्ड लेक्चर के साथ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और जो थर्ड लेक्चर है दैट इज ऑल अबाउट केमिकल शिफ्ट। तो हमने प्रिंसिपल कर लिया, इंस्ट्रूमेंटेशन कर ली, आज हम केमिकल शिफ्ट की बात करते हैं। ये कहता है कि एनएमआर में बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है कि आपके कितने तो सिग्नल आ रहे हैं ग्राफ के अंदर, नंबर ऑफ सिग्नल मतलब पीक्स कितनी आ रही हैं, और उन पीक्स की, उन सिग्नल्स की पोजीशन क्या है। पोजीशन ऑफ सिग्नल plays an important role in NMR spectroscopy. Plays an important role in NMR spectroscopy. ठीक है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है कि पोजीशन जो है ना बेटा किसी भी प्रोटॉन की, वो बताती है कि उस प्रोटॉन का नेचर क्या है। मतलब जो पीक आ रही है आपकी, वो कितने डेल्टा वैल्यू पे आ रही है, वो पोजीशन बताती है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, और उन सब का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग होता है। मतलब उनके आसपास, किसी के आसपास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, किसी के आसपास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता। तो ऑल डिपेंड्स कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बेस पे पीक्स आती हैं। तो अब ये आपको कहता है कि एनएमआर में जो आपका ग्राफ होता है वो थोड़ा इस तरीके से होता है, ऐसे। यहाँ पे जो जीरो वैल्यू होती है, जहां से हम ग्राफ शुरू करते हैं, वो हम शुरू करते हैं जीरो वैल्यू से जनरली, और वो खत्म होता है जाके 10 पे। बीच में ऐसे डिविजन्स होती हैं 1 2 3, 10 तक चलता जाएगा। ठीक है। अब ये कहता है कि जो जीरो जो इस साइड होते हैं बेटा, वो माने जाते हैं कि वो हाईली शील्डेड प्रोटॉन है। हाईली शील्डेड प्रोटॉन है जिनकी जीरो के आसपास पीक आएगी, और जिनकी 10 की तरफ पीक आएगी वो मानिएगा आप कि वो जो है वो शील्डेड नहीं है, वो डी शील्डेड प्रोटॉन है। डी शील्डेड प्रोटॉन्स। शील्डेड क्या होता है? जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, ठीक है, जो उसको शील्ड कर रहे हो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रोटॉन्स को उस पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ना लगने दे रहे हो, उसका ढाल का काम कर रहे हो, तो वो हमारे शील्डेड प्रोटॉन होते हैं। तो ये कहता है कि जो आपके शील्डेड प्रोटॉन है वो लो फ्रीक्वेंसी पे एब्सॉर्ब कर रहे हैं, देखिए, और जो डी शील्डेड प्रोटॉन है आपके, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे एब्सॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे एब्सॉर्प्शन दे रहे हैं। इन प्रोटॉन्स को हम अप फील्ड भी बोलते हैं, जो मैं अभी आगे भी बताऊंगी आपको, और इनको हम डाउन फील्ड भी बोलते हैं। डाउन फील्ड। अब ये कहता है कि ये सारी आपकी डेल्टा वैल्यूज होती हैं। डेल्टा वैल्यू जो होती है उसको हम पीपीएम में मेजर करते हैं। मींस केमिकल शिफ्ट की जो यूनिट्स हैं दैट इज पीपीएम। पीपीएम होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। और कई जगह टाउ स्केल भी दिया होगा बेटा। जो टाउ स्केल दिया होगा वो डेल्टा स्केल का उल्टा होता है। 10 में से आप डेल्टा की वैल्यू सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपकी टाउ में वैल्यू आ जाएगी। तो ये कहते हैं जो आपके जैसे एलिफेटिक होते हैं ना, एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, उनकी जो डेल्टा वैल्यू होती है वो आती है आपकी 0 to 2 के अराउंड। तो अगर इसके बीच में वैल्यू आ रही है ना डेल्टा वैल्यू, आप समझ जाना कि आपका जो प्रोटॉन है वो एलिफेटिक में और एलिसाइक्लिक में कहीं है। अगर बीटा सब्स्टिट्यूटेड जैसे है, बीटा सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक है, तो आपकी डेल्टा वैल्यू आएगी 1 to 2 के बीच में। अगर आपका एल्काइन है प्रोटॉन के आसपास, तो आपकी डेल्टा वैल्यू आएगी 2 to 3 के बीच में। ऐसा पूरा चार्ट बना होता है। जैसे अल्फा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक है, अल्फा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक है,
तो डेल्टा वैल्यू आएगी 2 to 5 के बीच में। ये आप कोई भी बुक खोल के देखिएगा ना, जनरली मैं PS कलसी से पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ, तो आप कोई भी बुक खोल के देखेंगे उसमें आपको दिख जाएंगी कि भाई ये वैल्यू, इसका मतलब ऐसे वाला प्रोटॉन प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में। अब मैं वो सब लिखूंगी, आपका डेटा पैक वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हम आगे बात करते हैं समझने समझाने वाले टॉपिक की। तो ये कहता है कि अब केमिकल शिफ्ट है क्या, मेन चीज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल शिफ्ट। जो NMR है, ठीक है, मतलब जो पीक है, NMR का सिग्नल जो आ रहा है, आपका पीक जो आ रही है किसी भी बाउंड प्रोटोन की, बाउंड प्रोटोन अपीयर्स एट हायर फील्ड, मतलब जो शील्डेड है, बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन से, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो हायर फील्ड पे पीक देगा देन द सिग्नल ऑफ द बेयर प्रोटोन। बेयर समझते हो ना, रेगिस्तान जैसे जहां कुछ नहीं उगता, जिसका कोई यही नहीं है कि कोई ग्रीनरी नहीं। बेयर प्रोटोन मतलब उसके आसपास कुछ नहीं है भाई, वो ऐसे ही पड़ा है रेगिस्तान की तरह, उसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको बचाने के लिए, उसको शील्ड करने के लिए। तो उसके कंपैरिजन में जो आपका इलेक्ट्रॉन से बाउंडेड प्रोटोन होता है वो हायर फील्ड पे पीक देता है। और ये जो डिफरेंस आ रहा है ना दोनों की पीक्स के बीच में, दिस डिफरेंस इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। इस डिफरेंस को हम केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। डिफरेंस इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। तो पीक में जो डिफरेंस आया किसी भी डीशील्डेड और शील्डेड प्रोटोन की पीक में जो डिफरेंस आया, इसको केमिकल शिफ्ट बोला जाता है। ये कहता है कि कोई भी अगर आपकी पीक जो है वो हायर फील्ड पे आ रही है, एट हायर फील्ड, ठीक है, 0 की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अप फील्ड, उसको हम बोलेंगे अप फील्ड। और अगर 10 की तरफ पीक मूव कर जाएगी, अब पीक एट लोअर फील्ड, लोअर फील्ड की तरफ अगर होगी तो उसको हम बोलेंगे डाउन फील्ड, डाउन फील्ड, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर आपका जो प्रोटॉन है वो शील्डेड है, अगर आपका प्रोटॉन जो है वो शील्डेड है, तो वो इतनी मैग्नेटिक फील्ड फील नहीं करेगा प्रोटॉन जितनी उस पर एक्चुअल लग रही होगी। एक्चुअल अगर आप H0 अप्लाइड फील्ड दे रहे हो तो वो H0 नहीं फील करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने उसको चारों तरफ से शील्ड कर रखा होगा। और फिर E1 से E2 में जंप करने के लिए, जो E1 से E2 में जंप करते हैं तो बीच में जो एनर्जी गैप होता है डेल्टा E, वो कवर करना पड़ता है। तो अप्लाइड फील्ड जो है, जो आप एनर्जी दोगे वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। कितनी इंक्रीज करोगे एनर्जी, बाय द अमाउंट इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिंग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कितनी फील्ड, कितना शील्ड कर रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए आपको उतनी एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, ढाल का काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ढाल का काम कर रहे हैं, उस पर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगने ही नहीं दे रहे। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग पा रही तो जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, उसको कवर करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इंक्रीज जब हो जाएगी शील्डिंग, ठीक है, इंक्रीज्ड शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस require higher magnetic strength to achieve resonance, क्योंकि वो शील्डेड है इसलिए आपको हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी रेजोनेंस अचीव करने के लिए, ठीक है। अब ये कहता है कि केमिकल शिफ्ट को हम मेजर कैसे करते हैं। ये कहता है कि शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन जो है ना बेटा, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल शिफ्ट जो होता है, दैट इज रिलेटेड टू अ स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस लेके चलते हैं हम, और उसके कंपैरिजन में हम पीक्स को स्टडी करते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस होता है उसका नाम होता है TMS, टेट्रा मिथाइल
सिलेन। टेट्रामिथाइल सिलेन ही क्यों चूज किया अब हमने? इसमें टेट्रामिथाइल सिलेन ये है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो जितने भी प्रोटॉन हैं सबका एनवायरनमेंट सेम है। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है या किसी से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है। तो जो प्रोटॉन होते हैं टीएमएस के, टेट्रामिथाइल सिलेन के, ये सबसे ज्यादा शील्डेड होते हैं, मोस्ट शील्डेड। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन है ना, उनमें सबसे ज्यादा ये शील्डेड होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि टेट्रामिथाइल सिलेन की जो पीक आती है वो ग्राफ पे इस तरह से सेट की जाती है शुरू में ही कि वो जीरो लाइन को कोइंसाइड करे, कि जीरो पे टीएमएस पीक दे रहा है। बाकी जो आपका अननोन कंपाउंड होगा उसकी पीक ये जीरो पे दे रहा है, तो 10 की तरफ ही आएगी। ठीक है, डाउनफील्ड ही आएगी। केमिकल शिफ्ट को मेजर करने के लिए, केमिकल शिफ्ट जो है आपका, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेजर करने के लिए क्या करोगे आप? पोजीशन ऑफ सिग्नल जो है माइनस पोजीशन ऑफ टेट्रामिथाइल सिलेन पीक डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोमीटर। कितनी फ्रीक्वेंसी का चूज किया हुआ है आपने? फ्रीक्वेंसी इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब मान लो इस पे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट। ये कहता है, मान लो वो आपको कहता है कि कैलकुलेट द केमिकल शिफ्ट। आपने केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट करना है किसमें? पीपीएम में। ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड गिवन क्या क्या है अब? शिफ्ट इन हर्ट्ज, given their shift in hertz as measured downfield from TMS। लिख ही देती हूं मैं थोड़ा सा। given their shift in hertz as measured downfield from TMS on a spectrometer of 60 hertz field strength, 60 megahertz field strength। ठीक है, अब ये कहता है आप निकाल लो ब्रोमोफॉर्म का। ब्रोमोफॉर्म CHBr3 जो कि पीक दे रहा है अपनी 413 हर्ट्ज पे। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था? देखिए, पोजीशन ऑफ सिग्नल माइनस पोजीशन ऑफ टीएमएस पीक। तो पोजीशन ऑफ सिग्नल कितने पे आ रही है? 413 हर्ट्ज पे। किसकी आ रही है? यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म की, CHBr3 की। माइनस टीएमएस की तो हमें पता ही है जीरो पे आती है, 0 हर्ट्ज पे। ये किसकी है? टीएमएस की। डिवाइडेड बाय क्या था? देखिए, स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अगर हर्ट्ज में लिखोगे आप 60 मेगा हर्ट्ज दी हुई है, लेकिन क्योंकि इसकी पीक हर्ट्ज में है तो इसको भी हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो। 60 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 हर्ट्ज। इंटू में था आपका 10 रेज टू द पावर 6, तो इंटू 10 रेज टू द पावर 6। सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करके देखिए, नियर अबाउट 6.88 ppm आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी केमिकल शिफ्ट निकालना आए तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, केमिकल शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें। अब ये कहता है जनरली जो होते हैं ना आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे क्लोरोफॉर्म में, जनरली, सबकी नहीं कह रही मैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी क्लोरोफॉर्म को एज अ सॉल्वेंट नहीं यूज करते कभी भी NMR में। क्यों? क्योंकि आपका क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3। इसमें ये जो प्रोटॉन है बेटा, ये अपनी पीक देनी शुरू कर देगा। जब सॉल्वेंट ही अपनी पीक देनी शुरू कर देगा तो आप अननोन कंपाउंड को कैसे एनालाइज कर पाओगे? तो इसकी जगह हम CdCl3 बल्कि फिर भी यूज कर लेते हैं। CD में ड्यूटीरियम है आपका, ये ड्यूटीरियम का फिर भी मास नंबर जो है वो 2 है, और ड्यूटीरियम कभी भी पीक नहीं देगा उन कंडीशंस में जो आपने प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए लगाई है। उसमें कभी भी ड्यूटीरियम अपनी पीक नहीं देगा, वो प्रोटॉन के लिए ही है। प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए जो आप फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हो ना,
उस पर ड्यूटेरियम नहीं देगा तो हम CtCl3 को यूज कर सकते हैं। एक ये कहता है कि NMR का और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का क्या लेना देना है, कैसे पता लगाओगे? NMR ना बेटा बहुत ही पावरफुल टूल होता है स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के लिए, स्ट्रक्चर जानने के लिए। कैसे? जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लो हमारे पास CHCl3 है, एक क्लोरीन हटा के एक हाइड्रोजन बढ़ा देती हूँ Cl2, एक और हाइड्रोजन बढ़ा देती हूँ और क्लोरीन एक कम कर देती हूँ। ये आपका क्लोरोफॉर्म, ट्राई क्लोरोमीथेन। ये आपका मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया? मिथाइल क्लोराइड। तो इसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोमीथेन। अब ये कहता है कि अगर आप इनके केमिकल शिफ्ट्स देखोगे ना, तो इनके जो केमिकल शिफ्ट होते हैं, केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है आप देखना, क्लोरोफॉर्म की आती है अराउंड 7.3, मिथाइलिन क्लोराइड की आती है अराउंड 5.3 और मिथाइल क्लोराइड की आती है अराउंड 3.1। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट इधर से इधर जब आप मूव कर रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो, अब आप देखो मिथाइल वाली जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन और इससे 3 क्लोरीन जुड़े हुए थे, तो ये तीनों क्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ खींच लिए थे, तो ये तो बेचारा शील्ड ही नहीं हो पाया, ये तो बिल्कुल ही डी शील्डेड था। ठीक है, डी शील्डेड था तो 7.3 पे पीक दे रहा था। उसके कंपैरिजन जब CH3Cl की बात करें तो सिर्फ एक क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, बेचारे कार्बन के हिस्से में फिर भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई होगी जिससे उसने प्रोटॉन को शील्ड कर दिया। प्रोटॉन को शील्ड किया तो वो अपफील्ड पीक दे रहा है 3.1 पे। तो बेटा ये सारी चीज इस पे डिपेंड करती है कि आपके प्रोटॉन के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी वजह से। देखो था यहाँ पे भी वही प्रोटॉन, था यहाँ पे भी प्रोटॉन जिसका हम निकाल रहे हैं और यहाँ पे भी प्रोटॉन, लेकिन तीनों की पीक्स में कितना डिफरेंस है? वो डिफरेंस इसलिए आया कि उस प्रोटॉन का एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जो कि पूरा का पूरा NMR इस पे डिपेंड करता है, और NMR इसलिए एक बहुत पावरफुल टूल माना जाता है स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में। होपफुली आपको केमिकल शिफ्ट क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन and do subscribe the channel, like the video. Thank you. Have a very good day ahead. Take care.